प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि एंजाइम और एंजाइम्स क्यों ज़रूरी हैं और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अब हम इंडस्ट्री में उसको किस तरह यूज़ करें। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है उसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग, कि हमने एंजाइम्स को नेम दिए तो वो किस बेसिस के ऊपर नेम दिए। हम देखते हैं ना बहुत सारे, मैंने यही बताया था कि बहुत सारे सोर्ट्स ऑफ एंजाइम्स हैं, तो हर एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक नेम किस तरह दिया गया ये बताना है अब हमने। तो व्हाट इज़ इन द नेम द वर्ड एंजाइम, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो वर्ड एंजाइम है वो कहाँ से आया है। यीस्ट, इसका मतलब होता है यीस्ट, ग्रीक वर्ड है। फर्स्टली यूज़ किया गया था इसको कोनी ने इन 1877, जो आज एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये MCQ में आ सकता है। आगे लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम नेम्स टुडे, जो मेजरली जो एंजाइम्स को हम नेमिंग करते हैं उसके एंड पर एज आता है। एंजाइम्स के एंड पे एज आता है, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, लाइगेज, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, एज आता है ना, ASE। तो वो रिकमेंडेशन है इसकी। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि तमाम की तमाम एंजाइम जो होते हैं मोस्टली वो प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स होनी ज़रूरी नहीं है। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि प्रोटीन्स जो होती हैं उसके तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल्स और फंक्शनल रोल्स भी होते हैं ना। सारी की सारी प्रोटीन्स तो एंजाइम नहीं होती हैं। बहुत सारी प्रोटीन जो होती हैं वो हमारी लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई होती हैं, प्रोटीन चैनल्स बनाए हुए होते हैं बहुत सारी प्रोटीन्स ने। बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं चीज़ों को। तो सारी के सारे प्रोटीन्स का ये काम नहीं होता है कि उन्होंने एंजाइम्स बनना है। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हो सकते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बताई हुई है कि जो RNA है, RNA का मॉलिक्यूल जो है वो भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। मतलब ये कि एंजाइम्स जो हैं वो RNA भी हो सकते हैं। RNA के मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास क्या है, कैटलाइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो अगर RNA के मॉलिक्यूल्स उस एक एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होंगे तो उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हो गई कि राइबोजाइम क्या होता है। आगे लिखा हुआ है while few RNA catalases have been recognized, the vast majority of the enzyme that we come across in biology are proteins। उन्होंने कहा बहुत कम RNA जो होता है, RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैटालिसिस करते हैं। मेजरली जो एंजाइमोलॉजी है वो प्रोटीन्स के ऊपर ही बेस करती है। आगे लिखा हुआ है कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स है ना, हमें पता है कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो उन्हीं 20 से ही डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बननी है, जिसकी वजह से एक लिमिट हो जाती है हमारे पास नंबर ऑफ़ अवेलेबल एंजाइम्स की, कि इन्हीं 20 अमाइनो एसिड ने आपस में मिल के डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बनानी है। तो एक नेचर ने लिमिट बना दी है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ एंजाइम्स ही प्रोड्यूस होंगे। आगे लिखा हुआ प्रोटीन्स आर रिच इन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स बट इलेक्ट्रोफाइल्स आर पोअरली रिप्रेजेंटेड। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली वो न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं, पर इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा अब थोड़ी सी डेफिनेशंस उन्होंने बताई हुई। उन्होंने ये कहा हुआ है कि मेजरली जो प्रोटीन्स होती हैं वो तो केमिकल रिएक्शंस को इन्हांस कर रही हैं, वो एंजाइम्स हैं। लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोई और चीज़ एडिशनल चाहिए होती है अपने आप को, कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट चाहिए होता है उनको जो अटैच होता है और फिर वो एंजाइम एक्टिव होता है। तो ऐसे सारे के सारे चीज़ें जो उनको चाहिए होती हैं एक्स्ट्रा में ऐड होने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, उस प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए, वो होते हैं कोफैक्टर्स। लिखा क्या हुआ, इन सम इंस्टेंसेस द प्रोटीन कंपोनेंट अलोन इज़ इनएडिकेट टू कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन। के कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन कंपोनेंट्स अकेले इनफ नहीं होते हैं कैटलाइज करने के लिए। तो नेचर देयरफॉर रिक्रूटेड मैनी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स, तो नेचर ने बहुत सारे नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स भी ऐड किए हुए हैं उन ऐसे एंजाइम्स के लिए जिनको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स टू जनरेट अ फंक्शनल कैटालिस्ट। उनको फंक्शनल करने के लिए बहुत सारे कोफैक्टर्स ऐड किए गए हैं। अब ऐसे सारे के सारे एंजाइम जिनको कोई कोफैक्टर चाहिए होता है उसको अब हम दो नाम देते हैं। अगर वो प्रोटीनिशियस अगर वो कोफैक्टर जो है नहीं होगा उस एंजाइम के पास, ये लिखा हुआ है कि इन सच एंजाइम्स द इनएक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट विदाउट द कोफैक्टर इज टर्म्ड द एपोएंजाइम। अगर उस एंजाइम के पास वो कोफैक्टर नहीं होगा तो हम उसको तब डिफाइन करेंगे, उसको हम बोलेंगे एपोएंजाइम, और जब उसके पास कोफैक्टर ऐड हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे हॉलो एंजाइम। इसके आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि द कोफैक्टर्स में भी इधर आगे जो वो कोफैक्टर्स बताए हुए हैं जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ वो मेटालाइंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे निकोटिनोमर एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट या फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, थायामीन पायरोफॉस्फेट, बायोटिन और हीम ग्रुप, ये सारे के सारे भी कोफैक्टर्स के तौर पर ऐड हो जाते हैं एंजाइम के साथ और उसको एक्टिवेट करते हैं, और जिसके बाद केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होता है। आगे लिखा हुआ है बाइंडिंग ऑफ अ कोफैक्टर to its cognate apoenzyme could exhibit a range of binding strength। अब वो जो कोफैक्टर है वो अटैच हुआ है हमारे पास एंजाइम के साथ, तो वो जो अटैचमेंट की कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट हो सकती है। वो जो कोफैक्टर है वो टाइटली बाउंड भी हो सकता है कि वो उतरे ही ना उस एंजाइम के ऊपर से, और वो लूजली बाउंड भी हो सकता है। मतलब उसमें कोवलेंट इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं, आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकती हैं, हाइड्रोजन इंटरेक्शन भी हो सकती हैं। अब लिखा ये हुआ है कि अगर वो कोफैक्टर बहुत टाइटली बाउंड होगा तो उस कोफैक्टर को हम बोलते हैं ये है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। और यूजुअली जो रहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आगे उस एग्जांपल में लिपोमाइड और ट्रांससाइलेज एंजाइम की एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं, अगर प्रोटीन के साथ कोफैक्टर नॉन कोवलेंटली बॉन्ड हुआ होगा तो वो वीक बॉन्डिंग भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी हो सकती है। इतना सा बताया हुआ है। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है फॉर इंस्टेंस, यहाँ से फॉर इंस्टेंस एंजाइम विद अ टाइटली बाउंड मेटल आयन। अब उन्होंने बताया हुआ है कि अगर मेटल आयन कोफैक्टर के तौर पर होंगे, अगर वो मेटल आयन टाइटली बाउंड हुआ होगा उस एंजाइम के साथ तो हम उसको उस एंजाइम को बोलेंगे मेटालो एंजाइम, और अगर वो लूजली बाउंड हुआ होगा तो हम उसको बोलेंगे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन किस किस चीज़ की आ गई, कोफैक्टर की डेफिनेशन आ गई, एपो एंजाइम की, हॉलो एंजाइम की, प्रोस्थेटिक ग्रुप की, मेटालो एंजाइम्स की और मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स की, ये सारी किसी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि एंजाइम डाइवर्सिटी नीड फॉर सिस्टमैटिक्स के अब देखो बहुत सारे डिफरेंट सोर्स ऑफ एंजाइम्स हैं। पहले अभी हम देखेंगे कि किस तरह एंजाइम्स नॉर्मली उनको नेमिंग किया गया था और फिर एंजाइम कमीशन ने क्या क्या चेंजेस किए, कैसे हम क्लासिफिकेशन की तरफ गए। लिखा ये हुआ है कि द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी सा एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रिसर्च ऑन एंजाइम। कि 20th सेंचुरी के मिड में ये हमारे पास MCQ आ सकता है कि 20th सेंचुरी के मिड में जो एंजाइम्स हमने डिस्कवर करना शुरू किए वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो गए थे, इतने ज़्यादा मकदार में हो गए थे कि हम उसको इंडिविजुअली मैनेज नहीं कर सकते थे। एक दूसरा केस ये आ रहा था कि सेम एंजाइम जो था उसको डिफरेंट नेम्स दिए गए थे। मतलब ये कि एक वही एंजाइम अगर पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ तो हमने उसको अपने हिसाब से एक नेम दे दिया, वही वाला एंजाइम किसी और दुनिया के पार्ट में डिस्कवर हुआ, उन्होंने उसको कोई और नेम दे दिया। एंजाइम वो सेम ही था लेकिन डिफरेंट जगह पर डिस्कवर होने की वजह से डिफरेंट लोगों ने उसको डिफरेंट नाम दे दिए थे। तो जैसे जैसे यही होता है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम एक चीज़ को डिफरेंटली बुलाते हैं, इसी तरह यहाँ पर एंजाइम के साथ भी हो रहा था जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। इसके अलावा कुछ नेम ऐसे लोगों ने ऐसे नेम दिए हुए थे जिसकी नेम को देख के हम बता नहीं सकते थे कि ये वाला एंजाइम क्या काम करता है। जैसे कि सब नेम लाइक कैटालेज, एक कैटालेज अगर नाम दे दिया तो कैटालेज तो हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है ना कि वो एंजाइम किस चीज़ को कैटालाइज कर रहा है। हर एंजाइम कैटालाइज तो कर रहा है लेकिन वो जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, वो कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, उसका अपना स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा कुछ भी हमें उसके नेम से पता नहीं चल रहा था। इसलिए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। आगे उन्होंने बताया हुआ एंजाइम कुड बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। अब एंजाइम जो थे वो इन नीचे जितनी भी मैं बातें बताऊंगी उसके हिसाब से हम उसको ग्रुप कर सकते थे। तो कौन कौन की सी चीज़ों के हिसाब से हम उसको ग्रुप कर सकते थे, ये भी हम पढ़ते हैं कि अकरेंस और द सोर्स ऑफ द एंजाइम, कि वो एंजाइम कहाँ से डिस्कवर हुआ, कहाँ अकर हुआ, कौन सा सोर्स था उस एंजाइम का, उसके हिसाब से हम उसको नाम दे सकते थे। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पपाया से एंजाइम निकला था पपेन और फिग से निकला था फ्यूसिन, तो हमने पपाया से उसका नाम पपेन रख दिया ना। इसके अलावा लिखा हुआ जापानीज़ लैक्वा ट्री से निकला जो एंजाइम उसको हमने लैकेज लिख दिया। जिस तरह डिफरेंट नेम्स दे दिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो पैंक्रियाटिक जूस में से निकल रहे थे तो हमने उसको ट्रिप्सिन, कामाट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज इस तरह दे दिए, डिफरेंट नाम दे दिए अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस के वो कहाँ से निकल रहे थे। इसके अलावा हम उनको नेम दे सकते थे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच द एंजाइम एक्ट, के वो एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहा था उसके हिसाब से हम उसका नेम दे सकते थे। फॉर एग्जांपल के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम थे कि वो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं, हम मैं कह दूँ कि ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है,
उससे हमें पता चलेगा कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, ये बहुत सारे एंजाइम जो भी हैं वो प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, तो इसका मतलब होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं या लिपिड को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ऐसे हम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर भी नाम दे सकते थे। इसके अलावा हम नाम दे सकते थे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर, कि वो जो कोफैक्टर है एडिशनल नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है वो अटैच्ड है कि नहीं, उसके हिसाब से हम उसको नाम दे सकते थे। यहाँ पे उसके एग्जांपल में बताया हुआ है कि जैसे थायमिन पायरोफॉस्फेट एंजाइम्स। थायमिन पायरोफॉस्फेट एंजाइम्स वो होंगे जिन एंजाइम्स को थायमिन पायरोफॉस्फेट एज अ कोफैक्टर चाहिए था। इसके अलावा मेटालो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होंगे जिनको मेटालाइन रिक्वायर्ड था। तो इस तरह भी हम उनका नाम दे सकते थे। कॉमन फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वो जिस पाथ वे में यूज़ हो रहे हैं एंजाइम्स उसके हिसाब से हम उसका नाम दे सकते थे। जैसे कि ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स, एंजाइम फॉर हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस, हिस्टिडीन को सिंथेसाइज करने के एंजाइम्स, ऐसे हम उसको कह सकते थे। या मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम जो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड थे, सॉल्यूबल एंजाइम और नॉन सॉल्यूबल एंजाइम, ऐसे हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट एंजाइम्स को नाम दे सकते थे जिससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही थी। नेचर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन कैटालाइज्ड, हम इस तरह भी इनको नाम दे सकते थे कि वो ओवरऑल किस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं या वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से कि ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, ये ऑक्सीडेशन करने के एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम हैं। इस तरह हम उसको इस तरह में नाम दे सकते थे। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, वो कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो कर रहे हैं रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, उसके हिसाब से भी हम उसको डिफरेंट नाम दे सकते थे। फिर आगे लिखा हुआ इट शुड बी ऑब्वियस फ्रॉम द अबव लिस्ट दैट अ सिस्टमैटिक मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ ऑल द एंजाइम्स इज नॉट ईजी। तो ऊपर वाली सारी बातें थी जिससे इतनी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जिसकी तरह हम एंजाइम्स को नाम दे सकते थे डिफरेंट, जिसकी वजह से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो ये सारी की सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ज़रूरी था कि हमारे पास कोई सिस्टमेटिक नेम, कोई स्पेसिफिक ऐसा नेमिंग सिस्टम हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और उसके हिसाब से एंजाइम्स को नाम दिया जाए। द प्रॉब्लम इज़, अब कुछ और प्रॉब्लम्स भी बताई हुई उन्होंने कहा हुआ है द प्रॉब्लम इज़ कंपाउंडेड बाय एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़। अ टिपिकल RNA हाइड्रोलिसिस, अब एक प्रॉब्लम ये भी थी कि एक ही तरह का रिएक्शन अगर था तो वो रिएक्शन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के एंजाइम से हो रहा था। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि अगर RNA हाइड्रोलाइज कराना था तो वो RNA हाइड्रोलाइज हम RNAs A से भी करा सकते थे, अकेले RNAs के कॉम्प्लेक्स से भी करा सकते थे और सिर्फ राइबोजाइम एंजाइम से भी करा सकते थे। मतलब कि एक ही तरह का एक रिएक्शन एक तरह का था लेकिन डिफरेंट जगह पे वो डिफरेंट तरह के एंजाइम से कैटालाइज हो रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो रहा था। आगे उन्होंने ऐसे बताया हुआ है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल विद एंजाइम दैट आर एफिशिएंट इन एसिडिक पीएच और अल्कलाइन पीएच। तो पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस, जो हम प्रोटीएजेस होते हैं जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो जो पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन कर रहे थे ना एंजाइम्स, वो एंजाइम एसिडिक पीएच, कुछ एंजाइम थे जो एसिडिक पीएच में काम कर रहे थे, कुछ एंजाइम थे वो बेसिक पीएच में काम कर रहे थे, कुछ एंजाइम थे जिनको कोई स्पेसिफिक मेटल आयन रिक्वायर था, किसी को रिक्वायर नहीं था, किसी को सीरीन रिक्वायर था, किसी को सिस्टीन रिक्वायर था, डिफरेंट अमाइनो एसिड रिक्वायर थे किसी को। इसके अलावा लिखा हुआ एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन में रिक्रूट पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट और इन अ मोर प्रिमिटिव फॉर्म में सिंपली यूज़ अ बाउंड पायरावेट। तो उन्होंने बताया कि जो डीकार्बोक्सिलेशन वाले एंजाइम्स थे, कुछ एंजाइम्स को पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए होता था और कुछ एंजाइम्स को जो था वो पायरावेट चाहिए होता था। तो सिर्फ उसके नाम से हम नहीं बता सकते थे कि असल में वो किस तरह का एंजाइम है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, वो कौन से रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा है। तो ऐसे सारे के सारे मसले थे। आगे ये लिखा हुआ है कि कुछ एंजाइम जो थे वो फेविनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड चाहिए था और किसी को नहीं भी चाहिए था। तो ये बताया हुआ है कि क्लियरली नो सिंगल क्राइटेरिया लिस्टेड अबव वुड बी सेटिस्फैक्ट्री। तो ऊपर वाली सारी जो मैंने बताए 6 डिफरेंट पॉइंट्स, उसके हिसाब से कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री नहीं था कि अगर हम उस तरह से एंजाइम को क्लासीफाई करते तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती। तो टू एड्रेस दीज इश्यूज एन इंटरनेशनल कमीशन वाज सेट अप इन 1955 विच रिप्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1961। ये सारे के सारे इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल कमीशन बनाई गई 1955 में, जिसने अपनी पहली रिकमेंडेशंस दी 1961, जिसको जो है हमारे पास एंजाइम कमीशन। अब एंजाइम कमीशन जो थी उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी और किस तरह अब इतने सारे एंजाइम जो थे उनको क्लासीफाई किया गया, अब मैं आगे ये बताती हूँ। अब ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए
हमारे पास ज़रूरी है कि कोई नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड हो। तो एंजाइम कमीशन अपॉइंट की गई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने बनाई हमारे पास एंजाइम कमीशन। इस कमीशन का क्या मकसद था कि वो एंजाइम्स को प्रॉपरली नेम करने के लिए का मेथड बना के दें, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट दी 1964 में। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बीइंग अपडेटेड, और उस सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंजाइम एडिड, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम आते गए तो उन्होंने उसको अपडेट करते गए, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ऐसे ऐसा अपडेट करते गए। कहाँ कहाँ अब अपडेट किया, 1972 में, 1978 में, 1984 में और 1992 के अंदर उन्होंने इसको अपडेट किया। आगे लिखा हुआ द मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन एंड द गाइडलाइंस ऑन एंजाइम नोमेनक्लेचर में बी फाउंड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब आप ये वाली वेबसाइट खोल के देख सकते हैं कि द मोस्ट रिसेंट नोमेनक्लेचर जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी एंजाइम का, इस वाली वेबसाइट से। द ईसी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विद द यूनिक नंबर एंड ईसी नंबर ऑफ ईच एंजाइम। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सारी की सारी दुनिया इसी को फॉलो कर रही है। और इस एंजाइम सिस्टम ने हमें क्या दिया, उसने हर एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक नंबर दिया। वो नंबर 4 नंबर्स पे मुश्तमिल था, और इसके अलावा उन्होंने साथ साथ उसके ट्राइवियल नेम्स भी साथ साथ दिए। मतलब ये कि जो नॉर्मल कॉमन नेम्स थे वो भी साथ साथ लिखे ताकि लोगों को समझ आ जाए, और उन्होंने नए नए नेम्स भी बना के दिए और उनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया। उस नंबर से हम फाइंड आउट कर रहे थे कि हर एंजाइम दूसरे एंजाइम से डिफरेंट है उसके नंबर से। आगे लिखा हुआ द नेचर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मल इक्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ ईसी क्लासिफिकेशन। क्लियरली द इंटीमेट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस विद द एंजाइम इफ आर नॉट कंसिडर्ड। अच्छा, उन्होंने अब ये जो सिस्टम था उसने ये नहीं कहा कि उस सिस्टम ने अच्छा, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली द इंटीमेट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस विद द एंजाइम इफ़ एनी आर नॉट कंसिडर्ड। तो ये जो एंजाइम कमीशन की क्लासिफिकेशन थी, उन्होंने बताया कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को, या उस रिएक्शन के अंदर कोई अगर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस एंजाइम और सबस्ट्रेट का कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे ऊपर की रिकमेंडेशंस उन्होंने फॉलो की हैं। तो उन्होंने लिखा है कि द एंजाइम कमीशन डिफाइन 6 जनरल कैटेगरीज। तो उन्होंने एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया और हर एक क्लास को एक यूनिक नंबर दिया। और जो 6 क्लासेस हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 क्लास जो होगी वो है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, नंबर 2 क्लास है ट्रांसफिरेजेस, नंबर 3 हाइड्रोलेजेस, नंबर 4 लाइजेजेस, आइसोमेरेजेस नंबर 5, और लाइगेजेस जो है वो नंबर 6 क्लास है। इसको एज इट इज़ ही याद करना है। नंबर 1 हमेशा ऑक्सीडोरिडक्टेज ही रहेगी, ठीक है, ये इसी तरह याद करना है और इसी के हिसाब से आगे नोमेनक्लेचर होना है। आगे लिखा हुआ है हर जो एक क्लास है उसको फर्दर बहुत सारी सब क्लासेस और सब की भी सब क्लासेस में कन्वर्ट किया। मतलब एक ऑक्सीडोरिडक्टेज फॉर एग्जांपल एक मेजर ग्रुप है क्लास नंबर 1, इसको फिर इसके अंदर बहुत सारी सब क्लासेस हैं और उन सब क्लासेस के अंदर भी डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन और उसका टाइप ऑफ रिएक्शन उसकी और ज़्यादा क्लासेस हैं, सब की भी सब क्लासेस हैं। आगे लिखा हुआ है इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम ईच एंजाइम इज़ गिवन अ कोड, एक नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर दिया है जो 4 नंबर सिस्टम है, 4 डिफरेंट नंबर से मिला के उन्होंने एक कोड दिया है जो हर एक एंजाइम का डिफरेंट होगा। ऑन दिस सिस्टम द फर्स्ट नंबर इंडिकेट्स, इस सिस्टम के अंदर जो पहला नंबर है वो इंडिकेट करता है द मेन क्लास। मतलब द मेन क्लास, ये ऊपर की जो 6 क्लासेस दी हुई हैं वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मेरा एक एंजाइम है उसका 4 डिजिट नंबर में पहला नंबर है 4, तो उससे मुराद क्या होगी? लाइजेज। अगर उसका पहला नंबर है 6, उससे मुराद क्या होगी कि ये कोई लाइगेज है। अगर उसका नंबर 1 होगा, पहला नंबर उन 4 डिजिट्स में से पहला नंबर 1 होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो है एक ऑक्सीडोरिडक्टेज। बात समझ में आ रही है सबको? तो उन्होंने लिखा हुआ ऑन दिस सिस्टम द फर्स्ट नंबर इंडिकेट द मेन क्लास, पहला सिस्टम मेन क्लास को इंडिकेट कर रहा था, एंड द सेकंड एंड द थर्ड, सेकंड और थर्ड सिस्टम इंडिकेट कर रहा था, नंबर इंडिकेट कर रहा था सब क्लास और उसकी भी सब क्लास को। और फिर एट द एंड जो 4th नंबर था वो हर एंजाइम का यूनिक था।
इसकी एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ईसी इलेक्ट्रॉन कमीशन का पहला एंजाइम है जिसको उन्होंने कोड दिया है 1111। इसको इसी तरह लिखते हैं EC1.1.1.1, ठीक है। इसके हिसाब से तो फर्स्ट नंबर इंडिकेट्स, जो अब इसका पहला वन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऑक्सीडोरिडक्टेज है। विद इन दिस क्लास एंजाइम एक्टिंग ऑन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ डोनर बियर द सेम सब क्लास नंबर 1 अब उन्होंने कहा पहला वन जो है वो हमें बता रहा है कि ये ऑक्सीडोरिडक्टेज है। दूसरा वन बता रहा है कि ये ऑक्सीडोरिडक्टेज की सब क्लास कार्बोक्सिल ग्रुप्स वाले में से है। और उसके बाद विद इन दिस सब क्लास एंजाइम यूज्ड, उसके बाद थर्ड जो वन है वो ये बता रहा है कि ये वाला एंजाइम NAD या NADP को यूज़ कर रहा है। और उसके बाद फोर्थ वन का मतलब है कि ये इसका यूनिक नंबर, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को ये एक नंबर दिया गया है जो है 1। फोर्थ नंबर जो होगा वो हर एंजाइम का यूनिक होगा। इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि ऑल कार्बोक्सिल एस्टरेज हैव द सेम फर्स्ट 3 डिजिट इन देयर EC। तो एस्टरेज हमारे पास कौन सा ग्रुप था? एस्टरेज हमारे पास एज, कहाँ गया? कार्बोक्सिल एस्टरेजेस हमारे पास थर्ड में आएगा हाइड्रोलेजेस में। तो उन्होंने कहा है कि इसके फर्स्ट 3 डिजिट्स सेम होंगे, थर्ड क्लास इसकी होगी। द फोर्थ डिजिट जो होगा वो इसका यूनिक होगा। ऐसे उन्होंने बताया हुआ सिस्टमैटिक नेम इज असाइन टू ईच एंजाइम बाय द कमीशन इन एडिशन टू एन एक्सेप्टेड ट्राइवियल नेम। तो ये सिस्टमैटिक नेम जो थे वो एंजाइम कमीशन ने सब एंजाइम्स के लिए दिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ट्राइवियल नेम्स के से भी हम बुला सकते हैं उसको, जैसे कि हम प्रोटीजेस भी तो बोल देते हैं एंजाइम्स को, हम कहते हैं ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। इसके काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन तो इसके कॉमन नेम्स है ना। वो फ्यूसिन जो था, फिग वाला फ्यूसिन था। इसके अलावा पपाया का पपेन है, तो ये उसके कॉमन नेम है। लेकिन इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कमीशन ने भी इसका कोई बड़ा सा नेम दिया हुआ होगा। तो दोनों तरह के नेम जो थे वो चल रहे हैं। इसके साथ जहाँ पे काटा हुआ है वो आपने काट देना है। इसके बाद जो ये नेक्स्ट आ रहा है इनको आपने नहीं करना है। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरह एंजाइम्स को उन्होंने नेम दिया हुआ है। देखो जो फर्स्ट है हमारे पास नेमिंग सिस्टम में लिखा हुआ है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस वो ग्रुप ऑफ एंजाइम होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव करा रहा होगा सबस्ट्रेट में से, ठीक है। ट्रांसफरेजेस वो होंगे जो कि ट्रांसफ़र ऑफ अ रिएक्टिव ग्रुप फ्रॉम अ डोनर सबस्ट्रेट टू एन एक्सेप्टर सबस्ट्रेट, जो कि कोई ना कोई ग्रुप को, कोई फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करे होंगे एक सबस्ट्रेट से दूसरे के अंदर। हाइड्रोलेजेस वो होंगे जिसमें जो वाटर ऐड करवा रहे होंगे सबस्ट्रेट के अंदर। आगे लिखा हुआ है लाइगेजेस वो होंगे जो एलिमिनेशन ऑफ अ ग्रुप विद डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और एडिशन ऑफ अ ग्रुप थ्रू डबल बॉन्ड। अच्छा, ये वो ग्रुप एंजाइम्स होंगे जो डबल बॉन्ड को रिमूव कर रहे होंगे या फिर डबल बॉन्ड को ऐड कर रहे होंगे, कोई चीज़ रिमूव करके उसकी जगह डबल बॉन्ड बना रहे होंगे। आइसोमेरेजेस वो होंगे जो रीअरेंज कर रहे होंगे, वही मॉलिक्यूल को रीअरेंज कर रहे होंगे। और लाइगेजेस वो होंगे जो ज्वाइन करा रहे होंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। तो लाइगेजेस हम जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं जब हम एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट आउट कर देते हैं कोई DNA का फ्रेगमेंट। तो लाइगेज होता है ना, जो एंजाइम होता है, लाइगेजेस होती हैं डिफरेंट, उनको हम यूज़ करके उन डिफरेंट जो स्टैंड होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। इसके बाद उन्होंने छोटी छोटी कुछ डेटाबेसेस बताई हुई हैं और इसमें से जिन जो मैंने टिक की हुई हैं ये आप खोल के देखिएगा यहाँ पर। इसके बाद उन्होंने इसके वेबसाइट्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं। ये सम कंसर्न जो हैं वो आपने नहीं करने हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आइसोएंजाइम्स का। आइसोजाइम्स जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक ही तरह का रिएक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैरी आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कोई एंजाइम है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है हमारे अंदर, और यही एंजाइम जो होंगे वो कैट्स में भी होंगे, लेकिन उनके एंजाइम्स और हमारे एंजाइम्स की फॉर्म्स डिफरेंट होंगी, थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम्स लिखा हुआ एट टाइम्स यू फाइंड दैट द सेम एंजाइम एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिस्प्लेस बाय डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म्स। उन्होंने लिखा हुआ है, हमने ये नोटिस किया कि एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जगहों पर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोटीन सेम ही
तरह से परफॉर्म करी होती हैं, सेम एंजाइम होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है उसके अंदर, वो सेम जीन से भी आ सकती हैं, डिफरेंट जीन से भी पैदा हो सकती हैं। तो वो सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली थोड़े से डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शनली सेम होते हैं, वो होते हैं आइसोजाइम्स। आगे लिखा हुआ है when these multiple molecular forms are coded by different but related genes having different primary structure amino acids, they are termed as isozymes। तो वही बताया हुआ है कि इसको हम कहते हैं आइसोजाइम्स, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। आगे उसने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि द मसल्स एंड द हार्ट फॉर्म्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आर द बेस्ट स्टडीड एग्जांपल ऑफ आइसोजाइम्स। के मसल्स में भी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, एंजाइम होता है, और हार्ट मसल्स में भी होता है, लेकिन दोनों में जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। तो ये आइसोजाइम्स की बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। आगे लिखा हुआ है ऑल आइसोजाइम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम बट ऑल मल्टीपल फॉर्म्स नॉट नीड टू बी आइसोजाइम्स। तो आइसोजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सेम फंक्शन रोल कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं एक ही सेम एंजाइम की। अब उन्होंने आगे बताया हुआ है कि मल्टीपल मॉलिकुलर फॉर्म्स भी हो सकती हैं एक एंजाइम की, वो डिपेंड करता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोजाइम्स हों, और भी बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जिसकी मदद से एक ही एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स बन रही हों डिफरेंट जगह पे। फॉर एग्जांपल एक बात ये हो सकती है कि कोवलेंट मॉडिफिकेशंस हुई हों एंजाइम्स के अंदर, कोवलेंट मॉडिफिकेशंस हुई हो डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट सेम एंजाइम की डिफरेंट तरह से कोवलेंट मॉडिफिकेशन हुई हो, डिफरेंट चीज़ें ऐड हुई हो जिसकी वजह से वो एंजाइम डिफरेंटली एक्ट कर रहा हो। इसके अलावा प्रोटियोलिटिक वेरिएंट्स हो सकते हैं, मतलब एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म, जैसे कीमोट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिन, ये उसकी एक एक्टिव फॉर्म है, एक इनएक्टिव फॉर्म है कि एक एंजाइम प्रोटियोलिटिक प्रोटियोलाइसिस हुई हुई है उस एंजाइम की, वो एंजाइम स्ट्रक्चरली सेम था लेकिन उसको एक जगह पे वो थोड़ा सा कट आउट हुआ हुआ है और वो एक्टिव हुआ हुआ है, दूसरी जगह पे वो कट आउट नहीं है। तो इस तरह डिफरेंट वेराइटी हो सकती है। डिफरेंट ओलिगोमेट्रिक स्टेट्स ऑफ द सेम मोनोमर एक ही सेम मोनोमर से मिलके बन सकते हैं लेकिन उसके नंबर ऑफ मोनोमर डिफरेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट कन्फर्मेशन स्टेट्स हो सकती हैं उस एंजाइम की। तो अकरेंस ऑफ मल्टीपल एंजाइम फॉर्म इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द रोल इन मेटाबॉलिक रेगुलेशन। तो बेसिकली मेटाबॉलिक रेगुलेशन में ऐसे एंजाइम होते हैं रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को, वो एंजाइम जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो रिएक्शंस को जो है वो कैटलाइज कर रहे होते हैं। इसके आगे जो है वो सारा का सारा कट आउट है और इतना ही है अभी आपका लेक्चर।